वेलकम टू आई एस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर 10। तो अगर आपको इसकी प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस चाहिए तो आप देख सकते हैं, वो सारी ही आई एस पॉइंट के चैनल पे मिल जाएगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा सो दैट आपको आगे की वीडियोस भी आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मूल निवासियों का विस्थापन। तो विस्थापन से आप क्या समझते हैं, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट वर्ड लाइक विस्थापन? आपको पता है क्या कुछ? तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। देखिए, विस्थापन मतलब होता है ना, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे स्थापित होना। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मूल निवासियों का विस्थापन हो गया। जैसे अगर आप कहीं रहते हैं किसी गांव में, तो आप उस गांव से क्यों विस्थापित हो जाएंगे, यानी क्यों दूसरी जगह पे चले जाएंगे। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। या तो मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा उसकी कारण हो सकती है, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि हाँ, हम गांव में रहते हैं तो हम वहाँ से शहर की ओर पलायन करेंगे, ठीक है। ये भी एक कारण हो सकता है। अनदर बेसिस है कि एजुकेशन, मतलब ये भी उसी के अंदर आएगा। फिर हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी दो देशों के बॉर्डर वाले एरिया पे रहते थे या कहीं बीच में रहते थे और फिर बंटवारा हो गया, तो फिर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे आपको जाना पड़ गया। जैसे पाकिस्तान में हुआ था और हिंदुस्तान के बीच हुआ था कि जब कहा गया कि हाँ, हिंदू मुस्लिम जहाँ भी चाहें वहाँ वो जा सकते हैं, तो यहाँ के बहुत से हिंदू वहाँ चले गए होंगे, वहाँ के बहुत से मुस्लिम यहाँ आ गए होंगे, तो वो विस्थापन ही तो हुआ था ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम यूरोपीय सभ्यता के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। यूरोपीय साम्राज्यवाद। स्पेन और पुर्तगाल में अमेरिकी साम्राज्य का 17वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ। तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका तथा एशिया में अपना उपनिवेश करना स्टार्ट कर दिया था। इसका मतलब है कि स्पेन और पुर्तगाल में ना जो अमेरिकी साम्राज्य थी उसका विकास उतना ज़्यादा भी नहीं हुआ था, मतलब भी उसकी डोमिनेंसी थोड़ी सी कम थी। तो तब तक क्या होता है, जो भी फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड और दूसरे देश थे ना, उन्होंने क्या किया कि विस्तार करने लगे, अपने ट्रेड्स को इंक्रीज करने लगे तथा अपना उपनिवेश बनाने लगे थे। आयरलैंड भी कामोवेश इंग्लैंड का उपनिवेश ही था, क्योंकि वहाँ बसे हुए ज़्यादातर जो भूस्वामी थे वो अंग्रेज़ ही थे, ठीक है। जैसे अगर आपको पता चले, मान लीजिए हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, और हमें पता चलता है कि ये जो कंपनी है इसके स्टॉक बहुत ज़्यादा हाई रेट्स चल रहे हैं और अगर इसमें पैसा लगाया जाए तो हमारा प्रॉफिट होगा, तो हम वहीं पे पैसा लगाना चाहेंगे। तो बिल्कुल ये जो देश थे देख रहे थे कि जो अंग्रेज़ है वो हर जगह पे कब्ज़ा कर रहा है धीरे धीरे, तो हम इसी में इन्वेस्ट करते हैं, इसी के साथ अपना धीरे धीरे ट्रेड को बढ़ाते हैं सो दैट ये जो नए देशों को पकड़ रहा है हमारी हेल्प करेगा। और दूसरा है कि शायद हम पे कोई कब्ज़ा वब्ज़ा न करे, हमारे साथ चले, तो हमारी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो वो अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे थे। तो इसमें मेन यही है। आगे चलते हैं। नई दुनिया के देशों को यूरोप वासियों द्वारा दिए गए नाम। तो जो नई दुनिया थे, जैसे अमेरिका, पहली बार अमेरिको वैश्य गुपी का यात्रा वृत्तांत छपने के बाद ये नाम प्रयुक्त हुआ था। यूरोप वासी जो थे वो जो नई नई दुनियाएं थी, मतलब जहाँ भी वो जाते थे उनके बारे में जानते थे, तो उन्हें एक अपनी तरफ से बुलाने लगते थे, ठीक है। जैसे यहाँ हम इंडिया को कहते हैं इंडिया, ठीक है, लेकिन अगर अमेरिका में देखें तो इंडिया, उनका एक्सेंट थोड़ा सा अलग नहीं हो जाएगा। एंड अगर हम फ्रांस, स्पेनिश, अलग अलग जगह देखते हैं तो उनका भी एक्सेंट कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा। वो सेम चीज़ें बोल रहे हैं बट दे हैव अ डिफरेंट एक्सेंट। तो बिल्कुल उसी तरीके से लाइक अगर हम कहें कि खाना अच्छा, रुकिए मैं बताती हूँ कि हाँ, क्या कर रहे हो, ठीक है, ये हिंदी हो गई। अगर हम भोजपुरी में बोलेंगे तो यही चीज़ तो बोल रहे हैं ना कि का कर रहे हो या फिर का करत हो, तो ये बिल्कुल सेम ही है, बस क्या हो गया इसमें एक्सेंट मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है।
थोड़ा सा अलग बोल दिया है, कहने का मतलब कहीं ना कहीं एक ही है। ठीक है, तो इन्होंने भी कई सारे नाम दे दिए, जैसे अमेरिका को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि का नाम इन्होंने दिया था। जियोग्राफिकल डिक्शनरी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ऐसे 100 से ज़्यादा स्थान नामों की सूची दी गई है जो कि न्यू से शुरू होते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। उत्तरी अमेरिका का जो महाद्वीप था ना, ये उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर में अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ था। पथरीले पहाड़ों की बहुत श्रृंखला यहाँ पे देखने को मिलेगी। पूरब में ग्रेट मैदानी इलाके हैं तथा लगभग 40% जो इलाका है कनाडा का वो जंगलों से ढका हुआ है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सो यहाँ पे ट्रेड जो था वो इंक्रीज था। मूल निवासी से कहते हैं नेटिव, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेटिव लैंग्वेज, नेटिव स्पीशीज़ हो गई, नेटिव ह्यूमन बींग्स हो गई। ठीक है, नेटिव पीपल्स भी आप कह सकते हैं। तो वहाँ के रहने वाले बाशिंदों को ही नेटिव्स कहते हैं। आगे चलते हैं। यूरोपियों से मुकाबला नई दुनिया के मूल बाशिंदों के लिए अंग्रेज में प्रयुक्त पद जैसे कि एबोरिजिन, नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये एक शब्द इन्होंने दिया था। तो वो शब्द जो था ना वो उन लोगों को डिनोट करता था। ठीक है, एबोरिजिनल एक विशेषण जिसे संज्ञा की तरह इस्तेमाल करने की गलती अक्सर की जाती है। अमेरिकन, इंडियन, अमेरेंट, अमेरिंडियन, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका तथा कैरिबियन के मूल निवासियों को ऐसे बोला जाता है। फर्स्ट नेशन पीपल वही है नेटिव स्पीशीज़। फिर इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस पीपल क्या होता है, देखिए जो लोग ना किसी स्थान पर रह कर आए होते हैं उन्हें हम इंडिजिनस पीपल्स कहते हैं। ठीक है, यानी वो कहीं पर रहे हैं उसके बाद वो यहाँ पे आए हैं। नेटिव अमेरिकन, ये तो आपने जान ही लिया होगा। रेड इंडियन क्या होता है, तो गेहूँ वर्ण के लोग, गेहूँ मतलब हल्के सांवले रंगत के, आपको पता होगा, जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था। मतलब ये हमें लोगों के जैसे दिखते हैं, सो दैट इन लोगों को देख के कोलंबस ने समझा कि ये इंडिया ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। होपी अब कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासीज़ हैं। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि होपी कहाँ है, ये आदिवासीज़ कहाँ रहते हैं, कैलिफोर्निया में रहते हैं। ठीक है, सो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, कभी भी पूछा जा सकता है। अब आप ये देख रहे होंगे क्यूबेक्स दिए हुए हैं कि 1497 में जॉन कैबाट न्यू फाउंडलैंड पहुंचा और अमेरिकी उपनिवेश 1507 अमेरिकी डे वेस्पूकी की ट्रैवल्स प्रकाशित हुई। और भी कई सारे चार्ट्स दिए हैं, थोड़े ही हैं इसमें, ज़्यादा नहीं है, 2 ही हैं। ठीक है, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। पारस्परिक धारणाएं। अब इसके अंतर्गत क्या है, पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म के और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। उन्हें अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत होते थे। अगर हमें किसी को भी पता करना है, मतलब सिर्फ देखकर उसकी बातों को, उसके लहजे को सुनकर कि वो कैसा है, तो हम क्या क्या चीज़ें नोटिस करना पसंद करते हैं, बताइए, कि वो एजुकेटेड है कि नहीं। ऑब्वियसली अगर हम सिर्फ इस बेसिस पे नहीं देखें कि वो सुंदर है कि नहीं, अगर हम उसकी क्वालिटीज़ के बारे में भी जानें, मतलब नॉट सिर्फ जो भी एक्सटर्नल क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में नहीं, उनकी और भी क्वालिटीज़ जैसे कि एजुकेशनल क्वालिटीज़ हो गई, अगर इनको लिया जाए तो ये बताएंगे कि इंसान एक्चुअली में कैसा होगा। ठीक है, मतलब 70% to 80% तो ये भी सही ही होती हैं कि उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, उसने कहाँ तक पढ़ाई की है, तथा संगठित धर्म, यानी वो बहुत ज़्यादा धर्म में भेदभाव करने वाला तो नहीं है। जैसे आप कुछ लोगों को देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ ये बहुत कट्टर हैं। कट्टर क्यों कहा जाता है कि कट्टर हिंदू हैं या कट्टर मुस्लिम हैं, क्योंकि वो अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा सजग हैं कि हाँ ये भी चीज़ हुई तो गलत हुई इत्यादि। और किसी की भी साक्षरता, अगर हम किसी की एजुकेशन देखेंगे, अगर हम पाते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है, बहुत अच्छे से उठना बैठना, सबका सम्मान करना, बहुत ज़्यादा घमंड नहीं है, तो समझ जाएंगे ना कि हाँ वो एजुकेटेड होगा, उसकी जो एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे और उसे एक क्वालिटीड एजुकेशन प्राप्त है। तो इन बेसिस पे हम किसी को भी जज करते हैं फर्स्टली।
तो बिल्कुल ये लोग भी उसी तरीके से लोगों को जज करते थे। आगे चलते हैं। जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वे 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए थे। अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्ज़े में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्हें अपने नियंत्रण वाले इलाके में काफ़ी इजाफ़ा किया। ठीक है, तो देखिए, जो भी देश हैं, मतलब जिनके बारे में हम सुनते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा विकसित हैं, बहुत हाई प्रोफाइल कंट्रीज़ हैं ये, तो ये पहले बहुत एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा इनके पास भी था। फिर धीरे धीरे इन्होंने इजाफ़ा किया अपने क्षेत्रफल में, तथा 18वीं सदी के बाद ये वजूद में आए थे और 100 सालों तक इन्होंने भी उस चीज़ पे कार्य किया है। तब ये जाके धीरे धीरे विस्तृत हो पाए, विकास कर पाए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब सन दिया हुआ है 1837 में फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह हुआ। 1840 में उच्चतर एवं निम्नतर कनाडा की कैनेडियन यूनियन हुई। कनाडा महासंघ कब हुआ? 1867 में। कनाडा इंडियंस एक्ट कब आया? 1876 में आया। जस्टिस मार्शल का फैसला कब आया? 1832 में आया। फ्रांस से लुइसियाना की खरीद 1803 ईस्वी में हुई तथा अमेरिका में जंगली भैंसे का प्राय उन्मूलन 1890 में और अमेरिकी फ्रंटियर का अंत हुआ 1892 में। 19वीं सदी में अमेरिकी के भूदृश्य में जबरन बदलाव आए। ज़मीन के प्रति यूरोपियन लोगों का रवैया मूल निवासियों से अलग था। ब्रिटेन और फ्रांस से कुछ प्रवासी ऐसे आए थे जो छोटे बेटे होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन पाए, इसीलिए वे उस ज़मीन के मालिक बनना चाहते थे। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों में ऐसे अप्रवासी उमड़ पड़े जिनकी ज़मीनें बड़े किसानों के हाथ चली गई थी और वे ऐसी ज़मीन चाहते थे जिसे वो अपना कह सकें। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि लैंड का हमें कुछ कंफर्म नहीं था कि कितना एरिया है। ठीक है, तो उस टाइम जो भी लोग आ रहे थे अपनी ज़मीनें जिनके पास नहीं थी, उसके कई सारे कारण हो सकते थे कि वो अगर छोटे पुत्र थे तो उन्हें ज़मीनें नहीं मिली थी, तो वो आ जाते थे। तो वो सोचते थे कि हाँ, हम इसकी लैंड को अपना बना लें, तो वो धीरे धीरे खोज करते थे। उन्होंने थोड़े से जंगल काट दिए, ठीक है, और अपना घर बना लिया और वहीं पे रहने लगे। धीरे धीरे वहाँ पे एक घर से 10-20 घर हो गए, तो उस क्षेत्रफल को उन्होंने घेर लिया। फिर वो कहीं गए थोड़ा आगे, उन्होंने देखा कि हाँ, ये भी स्थान है, तो उससे भी अपना घर बना लिया। इस तरीके से लोग काफ़ी ज़्यादा घर अपना बनाए और इसी कारण ये जो क्षेत्रफल का विकास हमने चर्चा की थी, वो चीज़ें संभव हो पाई। अपनी ज़मीन में मूल बाशिंदों की बेदखली, जैसे जैसे संयुक्त राज्य ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया ना, ज़मीन की बिक्री के समझौते पे दस्तखत करने के बाद मूल निवासियों को वहाँ से हटने के लिए प्रेरित या बाध्य किया गया। उन्हें दी गई कीमतें बहुत कम थीं और इनके भी उदाहरण मिलते हैं कि अमेरिकियों ने धोखे से ज़्यादा ज़मीन ले ली तथा पैसा देने के मामले में वायद खिलाफ़ी की थी। और कुछ लोग जो थे गरीब, उनसे इन्होंने ज़मीनें खरीद भी ली, उन्हें बेदखल भी करने की कोशिश की। मतलब कम पैसे में ज़मीन ली, जितना उसका मोल होना चाहिए था उतना मोल उन्होंने नहीं दिया और बहुत ही कम पैसों में उनसे ज़मीन ले ली और फिर उन्हें वहाँ से हटा देते थे और फिर रहने लगते थे। आगे चलते हैं। गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि। तो यह उम्मीद हमेशा से ही की जाती है कि उत्तर अमेरिका में धरती के नीचे सोना है। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह भी मिले। इससे गोल्ड रश को इसने जन्म दिया। यह उस आपाधापी का नाम है जिसमें हज़ारों की संख्या में आतुर यूरोपीय लोग चुटकियों में अपनी तकदीर सवार लेने की उम्मीद में पहुँचे थे। हज़ारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति भी हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका रेलवे का काम 1870 में पूरा हुआ और कनाडा के रेलवे का 1885 में। एंड्रयू कार्नेगी ने, जो स्कॉटलैंड से आया हुआ एक गरीब अप्रवासी था, के पहले करोड़पति उद्योग स्वामियों में से एक था। उस टाइम जैसे सारे लॉस तो नहीं थे ना कि आप यहाँ खोद नहीं सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ
खोद के कुछ भी निकाल नहीं सकते हैं, यहाँ पे आप सर्च नहीं कर सकते हैं। उस टाइम आज़ादी थी तो इन लोगों को सोने के चिन्ह मिलते थे तो ये लोग खोदते थे, और उसी के लिए कई सारे चीनी श्रमिक भी धीरे धीरे नियुक्त किए जाने लगे। जब विलासिता बढ़ने लगी, जैसे आपको पता चलेगा कि हाँ इस ज़मीन में 1 फीट नीचे सोना मिल सकता है, तो हम सोचेंगे कि हम खुद से ही कर लेते हैं। जब पता चलेगा कि नहीं नहीं 100 फीट नीचे मिल सकता है, और अगर मशीन मिल जाए ना तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से जाके मशीन वाले को बुलाएंगे, सोचेंगे कि हाँ ठीक है 20-25 लोगों को इसमें लगा लेते हैं, आखिर प्रॉफिट तो ज़्यादा का ही होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से इन लोगों ने भी सोचा। संवैधानिक अधिकार, आबादकारों ने 1770 के दशक में आज़ादी के अपने संघर्ष में लोकतांत्रिक भावना के जिस नारे के तहत एकजुटता बनाई थी, वही पुरानी दुनिया राजशाही और अभिजात तंत्र के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका की पहचान भी बनी। उनके लिए यह भी अहम था कि उनके संविधान में व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को शामिल किया जाए। अर्थात इनके संविधान में जो मेन मोटो था ये था कि जो संपत्ति का अधिकार है वो तो होना ही चाहिए। हर व्यक्ति को जिसके पास भी संपत्ति मिली है वो उसका प्रथम अधिकार होना चाहिए। बदलाव की लहर, अब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, धीरे धीरे लोग खोदने लगे थे, फिर सोना निकलने लगा। फिर क्या हुआ होगा, जो मेन गवर्नमेंट है, जो पावरफुल लोग हैं, उन्होंने सोचा होगा कि हम लोग इसे हथियाते हैं, इसका कहीं उपयोग करेंगे। तो ये सब क्या हो रहा था, बदलाव हो रहा था। ठीक है, फिर क्या होता है कि अमेरिका और कनाडा के बीच बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है। ठीक है, फिर एक रिपोर्ट आती है उसमें पता चलता है कि जिन लोग का रिजर्वेशन है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो फिर धीरे धीरे इन्हें सहानुभूति होती है और उन्हें पता चलता है कि इन्हें नागरिकता के भी कई सारे अधिकारों से वंचित करके रखा जाता है। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक युगांतरकारी कानून को जन्म दिया। 1934 में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसके द्वारा रिजर्वेशन में मूल निवासियों को ज़मीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार प्राप्त हुआ, तथा 1950 से 60 में कनाडा की सरकारों ने मूल बाशिंदों के लिए भी कई सारे प्रावधान खत्म किए जो मुख्य धारणाओं में शामिल थे, लेकिन मूल बाशिंदे ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने 1954 में अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशंस वापस नहीं लिए जाएंगे। तो इस तरह से लेकर कई सारे बदलाव इसमें हुए, नए नए लॉज बनने लगे। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया में भी मानव निवास का जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसमें आदि मानव थे जिसे एबारिजिनीज कहते हैं। ठीक है, इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, ये पूछा जा सकता है कि एबारिजिनीज क्या हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले आदिवासी थे। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का विकास कैसे हुआ, तो आप इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। 1850 में बस्तियों को स्वशासन का अधिकार हुआ। 1851 में चीनी कूलियों का अप्रवास तथा कानून बने कई सारे। 1851 में गोल्ड रश यहाँ पे हुआ। 1901 में 6 राज्यों को लेकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण हुआ और 1911 में कैनबरा की राजधानी बनाई गई। फिर धीरे धीरे यहाँ पे भी बदलाव आने लगा। तो अब आपका आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।